गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन तथा कॉस्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है, इसका मीनिंग और परिभाषा हम जानेंगे। साधारण शब्दों में उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य न तो किसी भौतिक वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। ठीक है, जो फिजिकल कोई भी थिंग है उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह तो केवल प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार उपयोगी बना सकता है। जो हमें प्रकृति ने, जो भी हमें एनवायरनमेंट ने चीज़ें दी हैं, नेचर ने, हम उनको क्या हो सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें उसे यूज़फुल बना सकते हैं। इतना कर सकता है मानव। इसलिए आर्थिक शब्दावली में किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं किस किसने लिखी है। उत्पादन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एच स्मिथ ने लिखी है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। ठीक। नेक्स्ट एली ने लिखी है, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। ये छोटी सी भी है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थॉमस की, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। प्रोडक्शन इज़ द बेस्ट डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वैल्यूज़। अब इसके जो MCQs हैं मैं 15 तक के पहले आपको पहली वीडियो में सेंड कर चुकी हूँ और 16 से आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। औसत भौतिक उत्पादन APP वक्र का सामान्य आकार कैसा होता है? तो औसत भौतिक उत्पादन वक्र का सामान्यतः उल्टे U अक्षर के आकार का होता है। ठीक है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों में आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए तो उत्पादन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यह इसके पैमाने के प्रतिफल से पता चलता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किस काल से संबंधित है? जो परिवर्तनशील अनुपात है वो किस काल से संबंधित है? वो अल्पकाल से संबंधित है, शॉर्ट टर्म के लिए वो होता है। पैमाने के प्रतिफल किस काल से संबंधित है? और जो पैमाने के प्रतिफल हैं वो किससे होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि दीर्घकाल के लिए। उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र क्या है? उत्पत्ति जो ह्रास नियम है वो उसका क्षेत्र क्या होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग में लागू होता है। क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, किंतु अंततः यह नियम अवश्य लागू होगा। लेकिन अंत में यह नियम अवश्य लागू होगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता पर किन किन घटकों का प्रभाव पड़ता है? तो इसमें बताया गया है उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता पर बड़े पैमाने की बचतें, श्रम विभाजन, नए नए आविष्कार आदि घटकों का प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम क्यों लागू होता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है क्योंकि इस दशा में पैमाने की मृत व्ययताएं प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल उत्पादन कब अधिकतम होता है? तो कुल उत्पादन तब अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। क्या कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन शून्य हो सकता है? तो वो कहते हैं नहीं। यदि उत्पादन प्रक्रिया जारी है तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन शून्य नहीं हो सकते। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन के कुछ ही साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को कुछ सीमा तक बढ़ा सकती है, मतलब केवल अल्पकाल तक बढ़ा सकती है। उसके लिए उस समयावधि को हम अल्पकाल कहते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें एक फर्म के उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि अगर हमें दीर्घकाल का समय है तो हम उसमें आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल का समय है तो हम छोटे से टाइम में हम मतलब थोड़ा बहुत ही परिवर्तन कर सकते हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें स्टॉक बढ़ाना है तो हम थोड़ा बहुत स्टॉक बढ़ा सकते हैं अल्पकाल में, ज़्यादा स्टॉक तो नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए हमारी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है किसी प्रोडक्ट की, तो हम उसे अल्पकाल में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन दीर्घकाल में हमें पूरा टाइम होता है, हम उसकी आवश्यकता अनुसार पूरा उसकी जितनी भी खपत है उसके अनुसार हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उत्पादन के स्थिर साधन क्या होते हैं? उत्पादन के स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्थिर होते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उत्पादन के परिवर्ती साधन क्या होते हैं? उत्पादन के परिवर्ती साधन वे साधन होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे श्रम और पूंजी। श्रम और पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए श्रम और पूंजी में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है?
मान लीजिए हमें कम श्रमिकों की ज़रूरत है तो हम श्रमिक कम कम लगाएंगे, ठीक है। तो हम जो ज़्यादा श्रमिक है, एक्स्ट्रा श्रमिक है, उन्हें हटा देंगे। तो हम श्रमिक और ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम और श्रमिक लगा सकते हैं, है ना, लेबर। और पूंजी, मान लीजिए पूंजी ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, और कम की ज़रूरत है तो कम लगाएंगे। तो ये जो पूंजी और श्रम है, ये क्या है, परिवर्तनशील साधन है, इनको हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि के प्रतिफल से आप क्या आशय है? पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों के समान अनुपात वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। ये सभी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं और मुझे ग्रुप में सेंड करने। थैंक यू।